The first question of agronomy is growing two or more crops on the same piece of land in one calendar year is known as, यानी कि दो और दो से ज़्यादा फसलों को एक लैंड में लगाना और वन कैलेंडर ईयर मीन 1 ईयर पीरियड, एक साल में लगाना, इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग। क्रॉपिंग का मतलब होता है फसल लगाना, मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि एक पीस ऑफ लैंड में एक फसल को, एक ही क्रॉप को एक साल में लगाना। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे। क्रॉपिंग का मतलब होता है फसल लगाना, यानी कि एक लैंड पीस में बहुत सारी क्रॉप लगाना, अलग अलग क्रॉप लगाना एक साल में। तो आंसर इज मल्टीपल क्रॉपिंग। द सेकेंड क्वेश्चन इज मल्टीपल क्रॉपिंग is the intensification of cropping in time and space dimension। इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना कम इनपुट में। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इन टाइम एंड स्पेस डायमेंशन? इसका मतलब होता है कि मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स विद इन ईयर, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप लगाना, एंड मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स ऑन सेम पीस ऑफ लैंड एट एनी गिवन पीरियड, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक लिमिटेड लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना, नोन एज इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रू। द थर्ड क्वेश्चन इज इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग एंड सीक्वेंस क्रॉपिंग आर ए पार्ट ऑफ मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में एक ही फसल को ग्रो करना। ओके, तो इंटरक्रॉपिंग में हमें 2 क्रॉप की ज़रूरत पड़ती है। मिक्स क्रॉपिंग में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप रिक्वायर्ड होती है। सीक्वेंस क्रॉपिंग भी एक क्रॉप में काम नहीं कर सकती। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। द फोर्थ क्वेश्चन इज कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप रीग्रोथ after harvest, although not necessarily for grain is termed as, यानी कि फिर क्रॉप की रीग्रोथ करना हार्वेस्टिंग के बाद। एक बार हमने क्रॉप ग्रो करी, हार्वेस्ट कर दी, अगेन वो रीग्रोथ हो रही है, तो इस कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं? इसका एम ये नहीं कि हम उसको ग्रेन प्रोडक्शन के लिए करें। वट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आइदर रिले क्रॉपिंग और रैटून क्रॉपिंग। रैटून क्रॉपिंग में क्या होता है? रैटून क्रॉपिंग ऑफ बनाना, दिस इज द पिक ऑफ रैटून क्रॉपिंग ऑफ बनाना। बनाना को हार्वेस्ट करने के बाद बनाना में रीग्रोथ होने लगती है, रीग्रोथ ऑफ बनाना। दिस रीग्रोथ ऑफ बनाना आफ्टर हार्वेस्ट इज नोन एज रैटून क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में ऐसा नहीं होता है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रैटून क्रॉपिंग। रैटून क्रॉपिंग में बहुत सारी क्रॉप ली जाती है, जैसे कि शुगर केन की रैटून क्रॉपिंग होती है, कॉटन की रैटून क्रॉपिंग होती है, पाइन एप्पल की रैटून क्रॉपिंग होती है, बनाना की रैटून क्रॉपिंग होती है, एट्सेट्रा। तो रैटून क्रॉपिंग मीन्स आफ्टर हार्वेस्ट जो क्रॉप की रीग्रोथ है उससे जो कल्टिवेट करा जाता है, दैट इज नोन एज रैटून क्रॉपिंग। द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच क्रॉपिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स growing of 2 or more crops on the same field with the planting of the second crop after the first crop has reached its reproductive stage or before harvest। यानी कि वो कौन सा क्रॉपिंग का सिस्टम है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को उगाया जाता है जब सेकंड क्रॉप आफ्टर द फर्स्ट स्टेज क्रॉप, जो हमारी फर्स्ट क्रॉप है वो हार्वेस्टिंग से पहले ही, फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले ही सेकंड क्रॉप को बो दिया जाता है। तो दैट टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम इज नोन एज रिले क्रॉपिंग। हाँ, आंसर इज रिले क्रॉपिंग। व्हाट इज रिले क्रॉपिंग? रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि बिफोर हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ राइस, फॉर एग्जांपल राइस का जो हार्वेस्टिंग टाइम है,
प्लांटेड द एनी वन ऑफ द विंटर सीजन क्रॉप फॉर एग्जाम्पल ग्राम। राइस की हार्वेस्टिंग से पहले ही या तो हम उसमें ग्राम की ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, मटर की ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, कॉलीफ्लावर की ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, एट्सेट्रा। एक फील्ड में राइस क्रॉप लगी है और राइस क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले सपोज अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होनी है, अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होनी है, तो हार्वेस्टिंग से पहले 15 डेज़ बिफोर और 20 डेज़ बिफोर हम किसी भी विंटर सीजन क्रॉप की, राइस इज एक खरीफ सीजन क्रॉप, उसमें ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं ग्राम की, पी की, क्वालीफ्लावर की। जब तक राइस की हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब तक इन क्रॉप में जर्मिनेशन हो चुका होता है, तो दैट टाइप क्रॉपिंग इज नोन एज रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोइंग 4 क्रॉप्स अ ईयर इन सीक्वेंस इज नोन एज। इसका मतलब होता है कि 4 फसलों को एक साल में सीक्वेंस में लगाना, इसे क्या बोलते हैं? आइदर दिस वन और दिस वन। सीक्वेंस का मतलब होता है कि पहले एक क्रॉप लगाई, उसको हार्वेस्ट करा, फिर दूसरी क्रॉप लगाई, उसको हार्वेस्ट करा, तीसरी क्रॉप लगाई, उसको हार्वेस्ट करा, चौथी क्रॉप लगाई, उसको हार्वेस्ट करा, एक साल के पीरियड में। इसे हम बोलते हैं 4 क्रॉप्स और ईयर इन सीक्वेंस। द एक्सप्लेनेशन इज क्वाड्रपल क्रॉपिंग। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वाड्रपल क्रॉपिंग। क्वाड्रपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि ग्रोइंग 4 क्रॉप्स, 4 फसलों को उगाना एक फील्ड में, वन आफ्टर द अनदर इन द सेम ईयर। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट, कोरिएंडर, व्हीट, ग्रीन ग्राम, और सोयाबीन, मेथी, व्हीट, ग्रीन ग्राम, एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 7 इज द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन per annum on a given area of land multiplied by 100 is known as cropping index. Above statement is true or false? The number of crops grown per annum, annum का मतलब ईयर होता है, यानी कि एक ईयर में कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स लगाई हैं, कितना एरिया है, लैंड का कितना एरिया है, इसको 100 से जब मल्टीप्लाइड आते हैं तो आंसर आता है क्रॉपिंग इंडेक्स। तो आंसर इज ट्रू। Next question is, in a waterlogged condition, which crop is possible to grow? Waterlogged condition में कौन सी क्रॉप ग्रो पॉसिबल है? Either wheat, sorghum, राइस और ग्राउंडनट। तो सबसे पहले समझते हैं कि वाटर लॉक्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है। वाटर लॉक्ड का मतलब होता है कि खेत में पानी भरे रहना, जहाँ पर खेत में ज़्यादा पानी होगा तो इस केस में वीट भी लगाना पॉसिबल नहीं है, सरगम भी लगाना पॉसिबल नहीं है, ग्राउंडनट को भी लगाना पॉसिबल नहीं है। तो आंसर इज राइस, क्योंकि राइस क्रॉप को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोक्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग ऑफ। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, क्रॉपिंग का मतलब होता है फसल लगाना। लेट्स सी, ओनली वन स्पीसीज ऑफ लाइव स्टॉक, नो। ओनली वन टाइप ऑफ पोल्ट्री स्पीसीज, नो। ओनली वन क्रॉप, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री। तो आंसर इज सी, ओनली वन टाइप ऑफ क्रॉप। मोनो मीन वन, क्रॉपिंग मीन फसल लगाना। तो मोनोक्रॉपिंग मीन ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप इन अ ईयर। Next question is, yearly sequence and spatial arrangement of crops and fallow on a given area is known as। पहले इसका मतलब समझते हैं। ईयरली सीक्वेंस मतलब एक साल में सीक्वेंस में क्रॉप लगाना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आफ्टर हार्वेस्ट। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? स्पेशल अरेंजमेंट रेफर्स टू वे दैट क्रॉप प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए फील्ड, यानी कि फील्ड में किस तरीके से प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया वाइज और एनी अदर वाइज। फैलो का मतलब होता है थोड़ी समय के लिए खाली छोड़ना। तो ये सिस्टम कहाँ फॉलो करे जाते हैं? ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग, आइदर क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम, या फिर क्रॉपिंग इंडेक्स, या फिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्रॉपिंग पैटर्न। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्रॉपिंग पैटर्न है। द आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोइंग ऑफ कॉटन अंडर रेनफेड कंडीशन ईयर आफ्टर ईयर इज कॉल्ड। कॉटन, एक ही फसल को लगाया जा रहा है, कॉटन को रेनफेड कंडीशन में लगाया जा रहा है। रेनफेड कंडीशन मतलब जहाँ पर बारिश के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं फॉर इरिगेशन, और हर साल कॉटन ही लगाई जा रही है। तो ऐसी ग्रोइंग को क्या बोलते हैं? रैटून क्रॉपिंग,
नो। रैटन क्रॉपिंग में तो क्रॉप की हार्वेस्ट के बाद जो रीग्रोथ होती है वो रैटन क्रॉपिंग होती है। इंटर क्रॉपिंग में भी ऐसा नहीं होता। रिले क्रॉपिंग में हार्वेस्टिंग से पहले सोइंग कर दी जाती है। तो आंसर इज मोनोक्रॉपिंग। मोनो मीन वन, एक ही क्रॉप को लगाया जा रहा है, चाहे सिचुएशन कोई सी भी हो, चाहे एनी कंडीशन ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज वन क्रॉप इज ग्रोइंग, तो आंसर इज मोनोक्रॉपिंग। What is the major component of the organic farming cultivation system? मेजर कंपोनेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग कल्टीवेशन सिस्टम के मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पेस्टिसाइड्स? नो। सिंथेटिक फर्टिलाइजर? नो। केमिकल फर्टिलाइजर? नो। बायो फर्टिलाइजर? यस। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बायो फर्टिलाइजर। थोड़ा समझते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। बायो फर्टिलाइज़र वो होते हैं, फर्टिलाइज़र का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो प्लांट को न्यूट्रिएंट देते हैं उन्हें फर्टिलाइज़र कहते हैं। बायो मतलब वो बायो बेस्ड होते हैं। फॉर बायो एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइज़र इज राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये दोनों भी बैक्टीरिया हैं। तो ये बैक्टीरिया ही और बैक्टीरिया जो कि प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, दैट्स वाई हम इनको बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। एंड अदर बायो फर्टिलाइज़र इज ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA, और भी बहुत सारे बायो फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज अ फार्मिंग टेक्निक इन विच अरेबल लैंड इज लेफ्ट विदाउट सोइंग ईच टर्म एज। खेती की ऐसी टेक्निक जिसमें अरेबल लैंड को, अरेबल लैंड होती है ऐसी भूमि जो उपजाऊ भूमि हो जाए, जो खेती करने योग्य भूमि हो, इस लेफ्ट इसको छोड़ दिया जाता है विदाउट सोइंग, बिना कुछ बोए हुए। तो इस टाइप की फार्मिंग टेक्निक को क्या कहते हैं? इंटेंसिव। नो। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब होता है कि कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना। शिफ्टिंग फार्मिंग का मतलब होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये असम में होती है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जिसमें कि फार्मर अपनी लैंड को शिफ्ट करते रहते हैं पहाड़ों पर। कभी यहाँ खेती करेंगे 2 साल, फिर छोड़ के इधर करेंगे शिफ्टिंग। तो आंसर इज नो। फैलो। फैलो का मतलब होता है छोड़ देना। एंड सबसिस्टेंस का मतलब होता है जीविका निर्वाह कृषि। सबसिस्टेंस फार्मिंग ऐसी फार्मिंग को कहते हैं जिसमें किसान जो भी फसल उगाता है वो उसके लिए, अपने उसके परिवार के लिए हो पाता है, वो कॉमर्शियल के लिए नहीं होता। वो इतना नहीं होता कि वो मार्केट में पैसे बेच के उसको पैसे कमा सके। तो अपनी फैमिली के लिए जो एग्रीकल्चर होती है उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फैलो। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विदाउट सोइंग, फैलो का मतलब होता है छोड़ना। सो आंसर ऑफ दिस इज फैलो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट फार्मिंग सिस्टम में आते हैं। फार्मिंग सिस्टम में तो जनरली सारे कंपोनेंट होते हैं। पोल्ट्री भी होता है, फिशरी भी होता है, एपीकल्चर भी होता है, क्रॉप प्रोडक्शन भी होता है, शीप रियरिंग भी होता है, पिग रियरिंग भी होता है, काउ, कैटल, बफेलो, एपीकल्चर एट्सेट्रा। लेट्स सी। क्रॉप प्रोडक्शन, यस। डेयरी फार्मिंग, यस। गोट एंड शीप फार्मिंग, yes. All of the above, yes. So the answer of this question is D, all of the above. Based on the All India Coordinated Scheme of Secondary and Micronutrients and Pollution Elements, which of the following nutrient deficiency is the most common soil disorder of intensive cropping system for Kharif crop as compared to Rabi crop? अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड स्कीम ऑफ सेकेंडरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड स्कीम है जिसके तहत इनके रिसर्च के मुताबिक खरीफ क्रॉप में किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी सॉइल में पाई जाती है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जिंक। और इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है इस बुक में। देयर इज ए बुक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक for MSc Agriculture student, Principles of Crop Production, the author is SR Reddy। इस बुक का आंसर इज जिंक। इस बुक का पेज नंबर 742, पेज नंबर 742 में यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब, इस बुक को खोल के पेज नंबर 742 में इस पैराग्राफ को यहाँ पर रीडिंग कर सकते हो।
इस पैराग्राफ को यहाँ पर रीडिंग कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि जिंक डिफिशियंसी इज़ द मोस्ट कॉमन सॉइल डिसऑर्डर ऑफ इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम। इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ ज़्यादा से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लाएँ। मल्टीपल क्रॉपिंग, इनपुट भी कम डालें, आउटपुट भी ज़्यादा लें, इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम। सिंस क्रॉप्स वेरी ग्रेटली इन यूटिलाइजिंग जिंक, its application becomes crucial for certain crops than others in multiple cropping system। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड स्कीम ऑफ सेकेंडरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड पोल्यूशन एलिमेंट्स, it is concluded that kharif crops like rice, maize and sorghum responded more to applied zinc than rabi crops। यानी कि खरीफ क्रॉप में जिंक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और सॉइल में ज़्यादा डिफिशियंसी पाई जाती है। जैसे राइस क्रॉप में फॉर एग्जांपल अगर हम राइस क्रॉप लें तो राइस में हमें पता है अगर जिंक की डिफिशियंसी होगी तो एक डिजीज़ हो जाती है, उस डिजीज़ का नाम है खैरा। तो खैरा डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय जिंक डिफिशियंसी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर वाई.एल. नैने। डॉक्टर वाई.एल. नैने ने डिस्कवर किया था अगर राइस प्लांट में जिंक की डिफिशियंसी हो गई तो खैरा डिजीज हो जाती है, एंड खैरा डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जिंक। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इस बुक के पेज नंबर 742 में यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द साइंस एंड कल्चर ऑफ हनी बीज एंड देयर मैनेजमेंट। वो कौन सी साइंस है जिसमें हनी बी का प्रोडक्शन, हनी वैक्स का प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट की स्टडी करी जाती है। सिल्वी कल्चर, नो। सिल्वी कल्चर मतलब इसमें ट्री की स्टडी करी जाती है। एपीकल्चर, यस। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एपीकल्चर का मतलब होता है इसमें हनी बी के मैनेजमेंट की स्टडी करी जाती है। पोल्ट्री मतलब बर्ड्स, इसका आंसर भी नो है। आर्बोरी कल्चर में ट्री श्रब्स की स्टडी करते हैं तो इसका भी आंसर नो है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एपी कल्चर। मशरूम कल्टिवेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। मशरूम कल्टिवेशन फार्मिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है। तो मशरूम है क्या? मशरूम क्या मॉस ग्रास है? नो। प्रोटोजोआ है? नो। एल्गे है? नो। फंगाई? यस। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फंगाई। तो मशरूम इज ए फंगस विच इज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18 इज बायोगैस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। बायोगैस फार्मिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड एन एसेट टू ए फार्मर फैमिली, और एक किसान की फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। एसेट माने संपत्ति है। तो विच गैस इज जनरेटेड फ्रॉम द काउ डंग ड्यूरिंग एन एरोबिक डिकम्पोजिशन इन ए बायोगैस यूनिट। बायोगैस फार्मिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। किसान क्या करता है जब वो अपनी गाय भी पालता है, काऊ भी पालता है, काऊ पालता है तो काऊ डंग प्रोड्यूस होता है। काऊ डंग को बायोगैस यूनिट में डाल देता है, वहाँ पर एक गैस प्रोड्यूस होती है जिस गैस से उसका खाना बनता है, बिल्कुल क्लीन फ्यूल होती है CNG की तरह। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गैस? तो इस गैस का नाम क्या है? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या प्रोपेन है, या ब्यूटेन है, या हेक्सेन है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस यूनिट में मीथेन गैस बनती है जिसकी वजह से क्लीन फ्यूल निकलती है और किसान के घर में CNG के बदले इस गैस से खाना बनता है। द आंसर इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्री पिस्सीसिल्विकल्चर सिस्टम इंक्लूड्स। तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। एग्री का मतलब होता है क्रॉप्स, पिस्सी का मतलब होता है फिश, सिल्वी का मतलब होता है ट्री, कल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग और कल्टीवेशन। ग्रोइंग, एग्री मीन क्रॉप्स, पिस्सी मीन फिश, सिल्वी मीन ट्री, कल्चर मीन ग्रोइंग। तो अपने फार्मिंग सिस्टम में क्रॉप्स को, फिश को, ट्री को इकट्ठे ग्रो करता है। तो इस सिस्टम का मतलब ये होता है। तो आंसर इज बी, क्रॉप्स प्लस फिश प्लस ट्री कल्टीवेशन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मशरूम्स
आर पॉपुलरली कल्टिवेटेड इन इंडिया। मशरूम कल्टिवेशन फार्मिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हमारी ऐसे कौन कौन से मशरूम हैं जो हमारे इंडिया में ग्रो करे जाते हैं? ऑयस्टर मशरूम, प्लूरोटिस स्पीसीज, या पेडिस्ट्रा मशरूम, वोल्वेरिला वोलेशिया, या वाइट बटन मशरूम, अगेरिकस बाइस्पोरस, या फिर सारे। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ द एबव। हमारे इंडिया में ऑयस्टर मशरूम, पैडी मशरूम एंड वाइट बटन मशरूम तीनों का कल्टीवेशन अच्छे से होता है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट ऑफ नेचुरल फार्मिंग? नीति आयोग के अनुसार हमारे कौन से कंपोनेंट नेचुरल फार्मिंग में नहीं आते? तो नीति आयोग ने कुछ नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट बना रखे हैं। इसको आप गूगल में डिटेल में सर्च कर सकते हैं। बीजामृत, जीवामृत, वापसा, मल्चिंग एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो बीजामृत भी इसका कंपोनेंट है, जीवामृत भी इसका कंपोनेंट है, वापसा भी इसका कंपोनेंट है, मल्चिंग भी इसका कंपोनेंट है। तो केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स नेचुरल फार्मिंग का कंपोनेंट नहीं है। तो आंसर इज ई, क्योंकि नॉट द कंपोनेंट, तो ये इसका कंपोनेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ई है। बीजामृत और जीवामृत ये नेचुरल फार्मिंग के अंदर आते हैं। बीजामृत और जीवामृत में क्या होता है? बीजामृत और जीवामृत बनाने के लिए काऊ यूरिन, काऊ डंग, फ्लोरा पल्सेस एंड जैगरी का सॉल्यूशन लिया जाता है, जिससे सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई बीमारी का ट्रीटमेंट होता है तो इन सब चीज़ों से किया जाता है एज कम्पेयर टू केमिकल पेस्टिसाइड। दैट इज़ द बीजामृत एंड मीनिंग ऑफ जीवामृत। वापसा का मतलब क्या होता है? वापसा को बोलते हैं भूमि में वायु प्रभाव, यानी कि हमारी जो सॉइल है, वायु मतलब एयर, तो एयर अच्छे से, प्रभाव माने फ्लो, तो एयर का फ्लो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फादर एंड फाउंडर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया? नाना पाटेकर, मनमोहन सिंह, सुभाष पालेकर और आर.एस. सिंह। द आंसर इज, द राइट आंसर इज सी, सुभाष पालेकर। दिस इज द पिक ऑफ सुभाष पालेकर, हु इज़ द फादर एंड फाउंडर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया। इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। थोड़ा सा इनके बारे में हम जानते हैं। आंसर इज सुभाष पालेकर। ये सुभाष पालेकर हैं जो कि इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट हैं। ये महाराष्ट्र के एक फार्मर हैं एंड विनर ऑफ द पद्मश्री अवार्ड। और इन्हीं काम के लिए इनको गवर्नमेंट ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नेचुरल फार्मिंग वापसा मीनिंग। वापसा का मीनिंग क्या होता है? अभी मैंने पहले ही बताया, वापसा का मतलब होता है भूमि में वायु प्रभाव, यानी कि हवा का कितना फ्लो है। तो द फर्स्ट आंसर इज ए कंडीशन इन विच द सॉइल हैज बोथ वाटर एंड एयर मॉलिक्यूल 50:50 रेशियो। अगर सॉइल में हमारा हवा और पानी का रेशियो 50:50 रेशियो है, या फिर वाटर लॉक्ड कंडीशन, यानी कि खेत में पानी भरा है, या ऐसी कंडीशन है मिट्टी की जिसमें सैंड परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो यू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, यानी कि जिसमें 50% वाटर होता है, 50% एयर होते हैं। ऐसी कंडीशन को नेचुरल फार्मिंग में वापसा बोला जाता है। तो आंसर इज ए। NCONF स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग।